हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेश है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जिसमें हम आपको एकेडमिक सिलेबस प्लस आईआईटी जेई और नीट के कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। इस सीरीज में हम लगातार आपको सवाल कराते रहेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं कि ये कहां से लिया गया। इसका बेसिक तो मैं बताता हूं बेटा। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम पता करते हैं कि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कैसे होते हैं, और ऐसी फिजिक्स जहां पर न्यूटन्स के लॉ को फॉलो किया जाता है उसी को क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं बेटा। और क्लासिकल मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं बेटा। क्लासिकल मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स से एक अलग पार्ट है और डायनेमिक्स से एक अलग पार्ट है बेटा। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि मोशन की स्टडी किस प्रकार करते हैं, वहां पर मोशन के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और डायनेमिक्स क्या होता है, जो रीजन होता है हमारा कॉज कॉज जो होता है मोशन के पीछे, उसके बारे में समझाया जाता है, तो वो होता है डायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है बेटा। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about Newton's law or where Newton's law is applicable is known as classical mechanics बेटा। classical mechanics, ठीक है। देयर आर टू ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। देयर आर टू ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। पहली ब्रांच होती है बेटा काइनेमेटिक्स, दूसरी ब्रांच होती है बेटा डायनेमिक्स। ये दोनों इसकी ब्रांच है। तो यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, नोट में लिख के चलेंगे। इसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फादर कहलाते हैं वो न्यूटन कहलाते हैं। तो सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन इज द फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है बेटा। क्लासिकल मैकेनिक्स के जो पार्ट है बेटा, सबसे पहले काइनेमेटिक्स, उसको समझाते हैं। काइनेमेटिक्स होती क्या है बेटा? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच, या क्लासिकल मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। इज नोन एज काइनेमेटिक्स। बेटा जो हम मोशन पढ़ेंगे तो मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पे देखो, मोशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल होते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी। ये जो टर्म है यहां पर हम इनको क्लियर करेंगे बेटा, ठीक है ना। और इसमें देखो जो चैप्टर ही बता देता हूं बेटा। चैप्टर में हम ग्राफ्स भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रूल सिखाएंगे आपको, डिफरेंशिएटेड रूल जो बताएंगे, ठीक है ना, किस प्रकार आपको यूज करने हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी में, स्पीड में, एक्सेलरेशन में कहां पर क्या यूज करना है वो सब कुछ सिखाएंगे यहाँ पे। तो एक बार इसको नोट डाउन करेंगे बेटा, नोट डाउन करिए।
अब हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। डायनेमिक्स होती क्या है? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the cause of motion। ठीक है बेटा, तो इज नोन एज डायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ मोशन में होता क्या है। देखिए बेटा, कॉज ऑफ मोशन, देखो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, वर्क के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो फोर्स है या वर्क हम करते हैं, एनर्जी जो टर्म होता है इसमें, ठीक है ना, प्रेशर, पावर, ये जो टर्म पढ़ने वाले हैं हम ईटीसी लगा देंगे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि फोर्स भी मोशन जो होता है, मोशन के पीछे रीजन होता है बेटा। वर्क हम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी मोशन हो सकता है, मोशन के पीछे एनर्जी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, पावर हो सकती है। ये सभी जो टर्म है वो कॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चैप्टर में पढ़ने से पहले बेटा मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले बेटा, मोशन एंड रेस्ट के बारे में। तो मोशन होता क्या है और रेस्ट क्या होता है? मोशन होता क्या है और रेस्ट क्या होता है? देखो बेटा, मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन कोई होती नहीं है। ठीक है, मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन नहीं होती, ये दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं। किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम इनको चेक करते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन लिखते हैं तो वो कभी मोशन की डेफिनेशन नहीं बेटा, वो है रिलेटिव मोशन या रिलेटिव रेस्ट की डेफिनेशन। ठीक है ना, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। ठीक है ना, देखो दीज आर द रिलेटिव टर्म with respect to observer और frame of reference। ठीक है, ये जो है रिलेटिव टर्म है, याद रखना बेटा। ठीक है ना, तो हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेन जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट की। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन हम बात करेंगे सबसे पहले। रिलेटिव मोशन, देखो इसको समझाने के लिए बहुत बड़ा टर्म होता है, जो हम पुरानी बुक्स में, देखो पुरानी बुक्स में भी बोल सकते हैं या हमारे जो पुराने टीचर्स हैं उन्होंने पढ़ाया था। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। इसकी जो डेफिनेशन समझाई थी वो बताई थी बेटा, लेकिन हमने जब स्टडी की उसको, ठीक है, स्टडी करने के बाद में हमें पता चला जो टाइम हम टर्म चेक कर रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। तो वो लेना पड़ेगा बेटा कोई भी एक ऑब्जर्वर, ठीक है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज रिलेटिव मोशन। इसलिए यहां पर रिलेटिव लिया गया है बेटा। ठीक है ना, देखो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to any observer or frame of reference is known as रिलेटिव मोशन। और देखो हमारी जो बुक्स में भी बोला जाता है, तो बेटा हम इसको मोशन भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको हम मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन है, हमारी बुक्स में मोशन दिखाया जाता है डेफिनेशन रिलेटिव मोशन की, बिकॉज दे आर द रिलेटिव टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा। अब हम जैसे एग्जांपल एक चलते हैं, हम पहला एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, मूव कर रही बेटा, अर्थ मूव कर रही है, हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में उसकी जो स्पीड है वो 0 है। अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, बाहर से इसको चेक करे तो अर्थ जो है घूम रही है सर की चारों तरफ,
जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो मोशन में है, ठीक है ना। तो अर्थ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर इज इन द स्पेस, ठीक है ना। अर्थ इज इन मोशन with respect to any observer in space, ठीक है बेटा, एनी ऑब्जर्वर इन स्पेस। पहला एग्जांपल तो ये हो गया बेटा। दूसरा, जैसे मान लीजिए दो ट्रेन है या दो मेट्रो ट्रेन ले लीजिए बेटा, ठीक है ना। मेट्रो ट्रेन दो एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है या नहीं है, क्योंकि उनके दोनों को जो ट्रेन है बेटा, उनकी रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है। लेकिन अगर वही पर्सन बाहर से चेक करने लग जाए, ठीक है, जो पर्सन है वो स्टेशन से चेक करने लग जाए, तो उसकी स्पीड बदल रही है, पोजीशन चेंज हो रही है बेटा, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन। तो मेट्रो और ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर इन द स्टेशन या एट द प्रेजेंट एट द स्टेशन। मेट्रो और रेल इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर प्रेजेंट एट स्टेशन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स अब अपने आप बता सकते हो। देखो मैं कुछ और एग्जांपल आपको समझाता हूं, ठीक है ना, लिखवाऊंगा नहीं। देखो पहला है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है हमारे पास में, ये मेरी जेब में रखा हुआ बेटा, ठीक है। अगर मेरी जेब में रखा हुआ है तो मेरे रिस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, क्योंकि ये तो मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है मार्कर, लेकिन ये मार्कर इधर से उधर घूम के जाता है। तुम्हारे सामने ये इधर से उधर घूम रहा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रेवल कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। देखो कभी इधर था, कभी इधर था, वो कभी सामने आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ये टर्म चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये कुछ रिलेटिव टर्म होते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है ना। कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेफिनेशन लेते हैं, कोई भी अगर बताता है आपको तो वो गलत होगी। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी डेफिनेशन करेक्ट नहीं होती है। किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम कोई ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन रिलेटिव मोशन की या रिलेटिव रेस्ट की डेफिनेशन समझाते हैं तो सही है, वरना मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन हमने आज तक नहीं पढ़ी है बेटा, ठीक है ना। वो डेफिनेशन होती भी नहीं है। जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन रिलेटिव रेस्ट की, ठीक है। अब नोट डाउन करेंगे इसे, इसके बाद में आपको बताते हैं रिलेटिव रेस्ट। अब हमारे पास में जो डेफिनेशंस होंगी बेटा वो रिलेटिव रेस्ट की होगी। तो रिलेटिव रेस्ट रिलेटिव मोशन से ही रिलेटेड है बेटा, और हम उसको उसी के अनुसार डेफिनेशन लिख के दिखाएंगे बेटा। तो रिलेटिव रेस्ट कैसे हो जाएगी बेटा, रिलेटिव रेस्ट बेटा, ठीक है ना। तो क्या देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स position with respect to any observer or frame of reference, ठीक है, is known as relative रेस्ट बेटा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव रेस्ट। जैसे एग्जांपल हम लिख चलेंगे, अर्थ क्या है हमारे रिस्पेक्ट में बेटा, रेस्ट में है, क्योंकि हमारे लिए जो अर्थ की रिलेटिव स्पीड है वो 0 होगी, ठीक है। तो अर्थ इज इन रेस्ट, अर्थ इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन ऑन अर्थ, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे दूसरा बेटा, हमारे जो घर हैं, मकान हैं, स्कूल हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो भी क्या है बेटा, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन अराउंड देम, ठीक है ना। देखो
बिल्डिंग, होम, स्कूल आर एट रेस्ट with respect to any observer, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये जो बोर्ड है हमारा व्हाइट बोर्ड है, वो भी क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है ना, वो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, या ये बिल्डिंग है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, ये वॉल है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो व्हाइट बोर्ड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू माइक, और बोल सकते हैं स्टैंड, मेरा जो स्टैंड है उसके हिसाब से, ठीक है, या हम बोल सकते हैं वॉल, ईटीसी, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे बेटा रिलेटिव रेस्ट के, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है बेटा? पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कब लेते हैं, ठीक है ना, और इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है बेटा? पहला जो टर्म समझाता हूं मैं आपको, यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, ठीक है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार चेंज होती रहती है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज चेंज, ठीक है। यहां पर तुम्हें एक चीज और समझा देता हूं, नॉन यूनिफॉर्म जब स्पीड होती है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेती है बेटा, तो वहां पर हम एवरेज स्पीड, एवरेज टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। वी यूज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन टर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। नोट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन we use average speed, velocity टर्म, ठीक है। इन टर्म को यूज करते हैं, उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बेटा। यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके आगे फिर बताते हैं। अब हमारे पास में जो टर्म है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनको समझाते हैं बेटा। देखिए बेटा क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time is known as uniform motion, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल एक चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाती है बेटा, बी से सी तक, सी से डी तक जाती है बेटा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए 100 मीटर, 100 मीटर, ये भी क्या बेटा 100 मीटर, और इसको कवर करती है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बेटा, और 10 सेकंड में, ठीक है।
तो यहां पर जो यूनिफॉर्म स्पीड है वी ए से बी तक चेक करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 100 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी बी सी कितना हो जाएगा 100 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और वी सी डी कितना हो जाएगा बेटा हमारा 100 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in unequal interval of time is known as non-uniform motion। उसे क्या बोलेंगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या हम दूसरी डेफिनेशन ले सकते हैं बेटा, यहां पर देखो तो मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पे जो इक्वल डिस्टेंस लिया हमने उसको चेंज करके अनइक्वल डिस्टेंस कर देंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, और यहां पे जो अनइक्वल है बेटा इसको इक्वल कर देंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, अब ये डेफिनेशन हो गई, इनको हम समझाते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। देखिए बेटा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे बेटा हमारा ए से ऑब्जेक्ट बी तक जाती है, बी से सी तक जाती है बेटा, सी से डी तक जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये कितना है, हम पहले इक्वल डिस्टेंस लेंगे, तो मान लीजिए ये 100 मीटर, ये भी 100 मीटर बेटा, और ये भी 100 मीटर। तो रोड जो है खराब है बेटा, तो ये मान लीजिए यहाँ पर 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लगते हैं 15 सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वी एवरेज स्पीड निकालिए, देखो वी ए बी निकालिए स्पीड, तो 100 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और वी बी सी निकालिए बेटा 100 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कितना जाएगा वी सी डी 100 अपॉन 15, 5 3 जा 5 से 20 टाइम्स, तो जगह 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो लगातार जो स्पीड है वो बदल रही है बेटा, जब स्पीड बदल रही है तो वो क्या कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल और देखो, दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। अब हम जो टाइम लेंगे बेटा फिक्स लेंगे, ठीक है ना, तो ए से बी तक गई ऑब्जेक्ट, बी से सी तक, सी से डी तक बेटा, ये मान लीजिए 10 सेकेंड सभी में, टाइम कितना लेता है बेटा 10 सेकेंड। और ये है 100 मीटर, 150 मीटर और 200 मीटर। तो स्पीड चेक करिए, वी ए बी कितना हो जाएगा बेटा 100 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सी डी तक चेक करिए बेटा 150 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। और वी बी सी चेक करिए बेटे, और सी डी चेक करेंगे तो कितना जाएगा 200 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर भी लगातार स्पीड चेंज हो रही है, यहां पर भी लगातार स्पीड चेंज हो रही है। तो दोनों डेफिनेशन हमारी करेक्ट हैं और सही हैं। और बेटा आज के लिए इतना ही है, काफी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।